Jai Hind everyone, my name is Racha and I'm your GS faculty at Defense Mania platform. Today's video is going to be regarding how to read NCERTs. तो मैं आपको पर्सनली इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ कि आपने कौन कौन सी NCERTs पढ़नी है और उन NCERTs को पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे आप अपने स्कोर्स को बूस्ट कर सकते हैं और क्या तरीका है जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं विद योर NCERTs। और एक टाइम आएगा जब आप पूरी की पूरी NCERTs को एक वीक में, 5 दिन में, 3 दिन में और इवन एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो यस, टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी हाउ टू रीड NCERT एफिशिएंटली, यानी समय बचा करके और प्रोडक्टिव होकर के किस तरह से आपने अपनी किताब NCERT को पढ़नी है। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं उसके पहले मुझे ये बात बतानी है कि अगर आप CDS, NDA, CAPF का एग्जाम दे रहे हैं और NCERT के अलावा कोई और बुक रेफर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो शायद आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक सकता है। लेकिन अगर आपका बेस ऑलरेडी बना हुआ है, आपने स्कूल या कॉलेज के दौरान NCERTs पढ़ी हैं कभी ना कभी अपने जीवन में, एंड नाउ यू आर यूजिंग सम रेफरेंस बुक और सम थर्ड पार्टी नोट्स, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और तब चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर स्टेपिंग इनटू दिस फील्ड और अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम, आई वुड रेकमेंड यू प्लीज रेफर टू दी NCERTs एंड स्टिक विद दी NCERTs ओनली। चलो, ये हो गया हमारा टॉपिक। नाउ दिस इज अ ब्रीफ रिगार्डिंग मी, है ना। क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं, एग्जाम्स आई हैव क्रैक्ड CDS examination with one of the highest marks which is 61 in GS, मतलब 130 का स्कोर in OTA, then AFCAT also and other state PCS state government examinations. The board is not working, I don't know why. यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे NCERTs पढ़नी है। पहली चीज, जब आप अपनी NCERTs उठाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये जो पेजेस हैं जो मैंने यहाँ एड ऑन किए हैं, स्टिक किए हैं, ये पेजेस मेरी खुद की NCERT की है और आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे NCERTs को अच्छे तरीके से पढ़ना है, दिमाग खोल के पढ़ना है और सब नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। सबसे पहला काम, अगर आपने NCERT ले लिया है तो वेरी गुड, आप एक सही ट्रैक पे हैं। दूसरा काम, आप हाइलाइटर्स भी ले लीजिए। तो दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपने खरीदना है हाइलाइटर। हाइलाइटर आप अलग अलग कलर के लेंगे। जैसे मैंने देखो येलो भी यूज करा हुआ है, उसके बाद ये वाला कलर भी यूज किया है, पैरेट ग्रीन टाइप्स। यहाँ देख लोगे तो ब्लू मिलेगा, पर्पल मिलेगा, पिंकिश कलर भी मिल जाएगा आपको, लेवेंडर कलर। मल्टीपल कलर के हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप नॉर्मली पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं तो वो चीजें मोनोटोनस हो जाती हैं। NCERTs भी हमारी ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं निकल के आ पाता है। पर जब आप मल्टीपल ब्राइट कलर्स यूज करते हैं, आजकल तो पेस्टल कलर्स वगैरह भी आ गए हैं, तो वो ऑप्शंस भी हैं। वो आपके जो कलर्स हैं वो आंखों में बैठ जाते हैं, दिमाग में बैठ जाता है। एंड इन एग्जामिनेशन हॉल जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं उस पेज से तो आपको क्लिक होता है कि ओ यस, दिस इज द स्टेटमेंट आई हैव रेड while reading my NCERT और ये मैंने इस कलर से हाईलाइट किया था, ये आपको ऐसा उस टाइम फील हो जाएगा। दिस इज नॉट समथिंग आई एम लाइंग अबाउट, दिस इज समथिंग आई पर्सनली हैव फेल्ट सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप खुद फील करेंगे जब आप ये चीजें, ये स्टेप्स करेंगे और जब एग्जाम में आपको ऐसे याद आएगा कि ओके, मैंने ब्लू लाइन से ये वाला डेटा हाईलाइट किया था NCERT में और वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है या फिर किसी ऑप्शन में पूछा गया है,
तो उससे आप आसानी से एटलीस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं इफ यू आर नॉट एबल to solve the question 100%. So first thing I told you to purchase your NCERTs. The second thing is to purchase highlighters. थर्ड थिंग, तीसरी चीज, आपको एनसीईआरटी में सारी चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ सेक्शंस है उस पे ध्यान देना है। अभी आई विल टॉक अबाउट टू बुक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी। द कवर इज ब्लू कलर, एक फंडामेंटल है और एक इंडियन वाली है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी है और एक इंडियन वाली है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने फर्स्ट चैप्टर विच इज अबाउट द डिसिप्लिन एंड सेकेंड चैप्टर अबाउट द सोलर सिस्टम। These two chapters are not of that much importance, तो skip करी जा सकती है। इसके अलावा उस बुक में आप कुछ skip नहीं करेंगे। The second book which is about the entire thing about India, location and everything. In this book you are not going to skip any of the chapters. इसमें कुछ skip नहीं करना है, सारे chapters पढ़ने हैं। 8 से 9 chapters हैं, आपको 8 से 9 दिन लगेंगे इनको पढ़ने में इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। अब पहली बात हमने कर ली, एनसीईआरटी खरीद ली, ओके मैम। हमने हाइलाइटर्स भी खरीद लिए, ओके मैम। अब हम कैसे प्रोसीड करें? जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप जैसे मैंने छोटी छोटी चीजें ऐसे अंडरलाइन करी हुई है, इफ इट इज विजिबल टू यू ऑन द बोर्ड, तो आप भी ऐसी चीजें अंडरलाइन करेंगे। पूरी बुक नहीं रंगनी है, हैप्पी होली ऐसे नहीं करते, पूरा गूद दिया कि स्पेस ही नहीं बचा। लुक एट माय बुक, आई हैव नॉट कलर्ड द एंटायर पेजेस, आई हैव जस्ट हाइलाइटेड द important segments which are either some PYQs in any of the examinations या तो ये आने वाले PYQs है, फ्यूचर के PYQs है, ओके। तो आपको ऐसे ना छोटे छोटे वर्ड्स हाईलाइट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, वन थिंग इज विजिबल, मैंने यहाँ, यस अभी विजिबल होगा आपको, ये वाले एरिया में यहाँ दिया हुआ था गियोट्स। तो गियोट्स में मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द एंटायर थिंग मैंने साइड में एक ड्राइंग बना दी इस शेप की। अब इससे मुझे ये दिमाग में बैठ चुका है कि जो गियोट होगा वो इस शेप का होगा। इन केस द स्टेटमेंट कम्स कि गियोट्स क्या है, वहां लिखा होगा इट इज अ फ्लैट टॉप सी माउंट, मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये ना एक ऐसा पहाड़ है जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा गायब हो गया है, एंड नाउ इट हैज बिकम लाइक अ टेबल टॉप, फ्लैट है जिसका ऊपर वाला कोन है ही नहीं, टोपी। तो ये इस तरह से पढ़ाई करनी है कि ओके आपने इमेजिन कर लिया, साइड में एक ड्राइंग बना ली। दिस इज द वे यू रीड एनसीईआरटी, ठीक है। और बहुत सी चीजें बताऊंगी। नीचे जो देखो ये एरिया खाली था, मैंने नीचे ना चीजें पढ़ के कंक्लूड करके लिख दी। नाउ आई डोंट हैव टू रीड द एंटायर थिंग, ये नहीं पढ़ूंगी मैं, ये नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैंने इसका क्रक्स कहाँ लिखा है, यहाँ नीचे लिख दिया। जैसे लैंड ब्रीज क्या है, सी ब्रीज क्या है, हमें लगती है बहुत डिफिकल्ट है, कभी कभी लग सकता है बहुत इजी है, ये तो बच्चों को भी आती है, बट इन द एग्जामिनेशन हॉल क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम ये छोटी छोटी चीजें भी क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। ये चीजें हमसे रॉन्ग ना हो, हम सिली मिस्टेक्स ना करें, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सुधारने के लिए चीजों को जितना लिख सकते हो लिखो। एक बात मुझे एनसीईआरटीज के बारे में आपको ये और बतानी है, these NCERTs are your ultimate source of preparation, your entire journey, ये आपका साथी है तो उसको वैसे सहेज के रखो। These are not only your books but these are also your own hand notebooks, इस बुक को ही नोटबुक में कन्वर्ट कर दो। I have forgotten my NCERT today, लेकिन मैं आपको कभी दिखाऊंगी। जो मेरी एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी अब एनसीईआरटी नहीं रही है, इट हैज बिकम एक ओवरऑल खुद में ही हैंड नोटबुक, एक मेरा खुद का पर्सनल ऐसा बुक जिसमें मैंने वो हर एक चीज लिखी है जो आ चुका है, जो आ रहा है और जो फ्यूचर में आएगा, बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हमें यही पढ़नी है चीजें और इसी को बार बार पढ़नी है, ठीक है। तो आप कोई स्पेस वगैरह नहीं छोड़ेंगे, सारी स्पेस का यूटिलाइजेशन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी कि मैंने कैसे कैसे यूटिलाइज किया है और आपने भी सेम करना है अगर एग्जाम आपको क्लियर करना है तो ये दो तीन चीजें बता दी है। अब देखो ये पोर्शन पे जरा सा आप नजर फेराना, दिस इज समथिंग विच इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये बताया है कि रिक्टर स्केल क्या है, मर्केली स्केल क्या है।
but the difference is not given because NCERT is a boring book. It is not an interesting book. The things, the fundas are very strong, interesting. However, the drawings, the way it has been laid out, ये इंटरेस्टिंग नहीं है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी टॉपिक वर्ड मिल गया which is not in the NCERT, it becomes your duty to add on that topic in the NCERT. You can do it by sticking on sticky notes or adding some pages, या साइड में ऐसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो पेंसिल से लिख दो. यहाँ देखो, और अभी जो बच्चे एग्जाम देके आएंगे उनका दिमाग ऐसे क्लिक करेगा टक करके, ये तो मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मैंने लिखा है दो शब्द, यहाँ लिख दिया M, यहाँ लिख दिया I. ठीक है, आई हैव रिटन इट विद अ पेंसिल एंड आई थिंक इफ इट्स नॉट विजिबल तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ. तो दिस मीन्स हमारा मर्कैली वो इंटेंसिटी को दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को दिखा रहा है. रिक्टर स्केल से हमारा ये पता चल गया, मर्कैली स्केल से इंटेंसिटी पता चल गया. द सेकंड पॉइंट इज कि इसमें हमारे को कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो पता चलता है, एंड सेकंड वाले में कितना डैमेज हुआ ये पता चलता है. द थर्ड पॉइंट इज ये 0 to 10 के स्केल पे नापी जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, और ये 1 to 12 के स्केल पे. दैट वाज इट. मतलब कितना ही समय लगा मुझे ये पढ़ने में. Whenever I am flipping the pages of my NCERTs, I look at this page. मेरा तो एक पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा यार. क्या ये आप नहीं कर सकते हो? Can't you do it? Obviously you can do it. तो इस तरह से एनसीईआरटीज पढ़ना, दिस इज अ पीवाईक्यू, और ये इसी बार का पीवाईक्यू है. अभी तो आगे आगे दिखाऊंगी भाई कि कितने पीवाईक्यूज तो ना मैंने जो पेंसिल से लिख रखे हैं इसी से आए हुए हैं. अब देखो, ये पूरा सेगमेंट मैंने पढ़ा, अर्थक्वेक में क्या क्या चीजें होती हैं, नीचे जगह मिली, नीचे ऐड ऑन कर दिया कि भाई अर्थक्वेक है, क्यों क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से आता है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया इसलिए होता है, कोलैप्स हो गई कोई बिल्डिंग, कोई भी बड़ी सी चीज, जमीन कोलैप्स हो गई उससे, कोई एक्सप्लोजन हो गया उससे, रिजर्वोयर से रिलेटेड कोई चीज फंडा चल रहा है उससे. तो ये कारण मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया. अब मैं ये सब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ी है. अब मुझे सिर्फ रिवाइज करनी है, रिकैप करना है खटाक से, तो मैं ये पढ़ूंगी. तो दिस इज नॉट फॉर द बिगिनर्स. जो स्टार्ट कर चुके हैं वो तो पूरा पढ़ेंगे, जिनने अभी अभी स्टार्ट किया है वो पूरी एनसीईआरटी एक बार तो ढंग से पढ़नी है ना, फिर ऐसे अंडरलाइन करोगे. बट द सेकेंड टाइम यू विल रीड, तो आपने जो अंडरलाइन की है उस पर ज्यादा क्या करोगे, अटेंशन दोगे. इसके बाद थर्ड टाइम यू विल रीड, तो जो आपने ये नीचे नीचे सिर्फ लिख रखी है, साइड में लिख रखी है, ऊपर लिख रखी है, इतना पढ़ के आपका 1 घंटे में आंसर पूरा खत्म. दिस इज अ प्रॉपर वे टू रीड एनसीईआरटी. अब आगे देखो, मैंने बताया था कैसे साइड नोट्स बनाने हैं, कैसे हाईलाइट करना है. ये देखो, ये साइड में आपको लिखना है, कोई जगह आपको नहीं छोड़ना है, छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना है. देखो इतना बेसिक चीज है, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी. मैंने बकायदा नीचे पेंसिल से हाईलाइट करके लिखा है कि फिजियोग्राफी का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इनके शब्दों के मतलब छुपे हुए हैं, इसमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है ना. यही तो खासियत है ना एनसीईआरटी की. तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप थोड़ा क्यूरियस बन जाएं while रीडिंग दी एनसीईआरटी. थोड़ा सा ना दिमाग खोल लें, जो क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं, जो बॉक्स दिए हैं, उसको एक्सप्लोर करें, खुद के एंड से थोड़ा सा एफर्ट डालें, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज योर ड्रीम, दिस इज योर गोल, राइट. तो मेहनत भी आपको करनी है. नीचे भी मैंने सब कुछ ऐसे जो जगह मिलता है मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट. यहाँ पे देखो कीजिए, हाईलाइट करो, स्टार बना लो. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने, एक भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा है अगर आप सिर्फ पढ़ के निकल गए बिना उसका आंसर दिए, यू आर डूइंग ब्लंडर, पहले बता रही हूँ. तो अगेन जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर साइड में लिखने हैं, ठीक है. जो रेंजेस है ये भी पीवाईक्यू है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और नॉर्थ से साउथ में अरेंज कर दो बेटा ऐसा. तो है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर. This is the beauty of NCERT, that everything is given in a sequence, and in the examination also they are asking in the sequence only कि arrange करो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ. ये अगेन आप पीवाईक्यू मैंने तो बोला ही था, ठीक है. ये झेलम रिवर वाला हो गया, चाहे दाल लेक वाली बात हो गई. यहाँ देखो साइड में स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कारेवास के बारे में, दाल लेक के बारे में. ये डिब्बा इज अ क्वेश्चन अगेन पीवाईक्यू. कारेवास कहाँ पे फॉर्म होते हैं, अगेन अ सीडीएस पीवाईक्यू. एक ही पेज से कितना दिखा दूंगी, ठीक है. कोई भी स्पेस आपने छोड़नी नहीं है, और पूरे पेज को इस तरह से पढ़ना है कि सपना आए कि भाई इसी पेज से क्वेश्चन आएगा.
तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच हो आपका। ठीक है, ये साइड मार्जिन्स देख लो क्या कैसे हैं। देखो यहाँ बराक रिवर लिखा हुआ है, तो ये लिख लो ऊपर ऐसे सर्च करके भाई किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इफ थिंग्स आर नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी तो आप सर्च करके लिखेंगे, ऐड ऑन करेंगे, क्यूरियस बनेंगे। ये कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यूज करेंगे और जब आपसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे तब आप क्या करोगे, उसको सर्च करोगे एंड देन यू विल jot it down in your NCERTs only, क्योंकि 150 किताबें बनाना, 150 कॉपियां बनाना, इनसे उतना फायदा नहीं है। एक ही बनाओ, बुक को ही मैंने नोटबुक में कन्वर्ट कर दी है एंड आई रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, तो वो चीजें बार बार मुझे आसानी से याद हो जाती हैं और एग्जाम हॉल में रिटेन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप भूले ना, कचरा ना कर रहा है। राइट, चलो ये कुछ चीजें बताइए एनसीईआरटीज के बारे में, और क्या करना है आपको। Yes, NCERTs are completely filled with such maps. ठीक है, बहुत से मैप्स ऐसे लगाए हुए, बट दीज आर बोरिंग बिकॉज दे आर नॉट कलरफुल, वाइब्रेंट नहीं है, दे आर जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप इनको क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, राइट, और इन पे जो चीजें हैं वो ऐसे साइड साइड में लिखोगे। ठीक है, ये सारा काम करोगे। नीचे ये जो है हिल्स हैं, इसको आप अपने कलर से हाईलाइट करेंगे, ये अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया। वैसे ये ऊपर देख लो, ऊपर में ये है पूरा का पूरा ग्रेटर हिमालयाज का दिया हुआ है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो भाई, ये नहीं छोड़ना है क्योंकि ये पीवाईक्यूज, अगेन ये पीवाईक्यू है, पूरा पढ़ के देखो। कश्मीर वैली मियांडरिंग रिवर झेलम की होती है वगैरह वगैरह, इसमें लिखा हुआ है, ये अगेन पीवाईक्यू है। अच्छा, जैसे ही आपने ये पूरा पेज पढ़ लिया या कोई भी पेज पढ़ लिया, इसका जो क्रक्स होता है ना वो ऐसे साइड में लिख लिया करो। यहाँ जो स्पेस खाली है या यहाँ जो स्पेस खाली है, एक बूंद भी पेज नहीं छोड़ना है। जैसे लिख लोगे कि काली नदी और सतलुज नदी वाले एरिया को क्या कहते हैं, फिर हमारा जो तीस्ता है और काली है उसके बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, एंड देन फिर दिहांग और तीस्ता वाले एरिया को क्या कहते हैं, है ना। कौन सी हिमालय है, कि असम हिमालय है, कि नेपाल हिमालय है, कि हमारा कुमाऊं हिमालय है, कौन सा। अब आपको ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यू विल जस्ट रीड थ्री लाइन्स, अपना जो पेंसिल से लिखा है एंड यू आर गुड टू गो। वही समरी है। आ रही है बात समझ में कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, कैसे अपना टाइम सेव करना है, बिकॉज द टॉपिक वाज हाउ टू रीड एनसीईआरटी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। ठीक है, आगे दिखाती हूँ आपको और क्या करना है आपने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। देखो इतना बड़ा स्पेस खाली था, मैं पीवाईक्यू कर रही थी, मेरे से पीवाईक्यू हो गया गलत। मुझे आइडिया नहीं था कि नीलगिरी बायोस्फीयर में कौन कौन से 5 बायोस्फीयर्स आते, कौन कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं, किन नेशनल पार्क्स को मिला के नीलगिरी बनता है। क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कर लूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम कम स्क्रॉल करके 2 मिनट का मैं एक इंटरनेट पे सर्च कर लूंगी कि नीलगिरी बायोस्फीयर में कौन कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं, और जो मेरा एनसीईआरटी का पीछे वाला पेज इतना बड़ा खाली पड़ा है, ये जैसे ही आप पेज खाली देखो ना, मौका, chance to add on new things in your NCERT and to add on new information to your brain। ठीक है, ये आपकी चांस है, आप लिख दो भाई, नगर होल हो गया, बांदीपुर हो गया, साइलेंट वैली हो गया, वायनाड हो गया, ठीक है, मधुमलाई होगी, टाइगर टाइगर रिजर्व, ये सब लिख दो। पोर्ट वगैरह के बारे में मैं पढ़ रही थी, क्वेश्चन गलत हुआ, पूरा पोर्ट यहीं पे लिख दिया। कौन कौन से पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट कौन से हैं, हार्बर्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट्स कौन से हैं, राइट, बिगेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है, ईस्टर्न पे वैसे पोर्ट्स क्यों होते हैं, वेस्टर्न पे वैसे पोर्ट्स क्यों होते हैं। बात की गहराई को समझ रहे हो, इस सब का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर चीजें एनसीईआरटी नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी हुई है तो लिखो, लिख लिख के ऐड ऑन करो, जितना लिखोगे ना उतना याद रहेगा। ठीक है, कोई स्पेस ऐसे छोड़ना नहीं, ट्रिक्स बनाओ। जैसे कि ये देखो कौन कौन से ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जो ओशन के साथ बॉर्डर करते हैं, शेयर, और सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है, लाइन से लिख दो आप ऊपर से नीचे के। अच्छा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, ताकि जब कभी अचानक से किसी स्टेटमेंट पे रिपीट हो, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया तो हो, राइट। तो ये एक और तरीका था कि जो स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है, एनसीईआरटी में जो स्पेस दिया है ना उसको कैसे यूटिलाइज करोगे आप। ठीक है, ऑलराइट, एक और चीज मुझे ऐड ऑन करनी है, आप इस तरह की चीजें स्टिकी नोट्स ऐड ऑन करोगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी
they do not provide any sort of extra information regarding the latitudes and the longitudes. But you have to read it, be it your ND examination or CDS or after a CPF examination. Now, this अवेलेबल ऑल थ्रू आउट द इंटरनेट, ऑल ओवर द इंटरनेट, और आप आसानी से एक स्टिकी नोट लेंगे, लैटिट्यूड्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें पॉइंट्स हैं, उन्हें उस पे ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने के बाद आपका काम हो गया। नाउ व्हेनेवर यू आर पिकिंग योर बुक, see the colorful vibrant picture, you will at least read it once, तो हो गया काम। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड जो है वो एक डिग्री के डिस्टेंस पे रहती हैं। लैटिट्यूड मतलब ये रिलेटिव लाइंस, ये सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जीरो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्री, ये इनकी बात चल रही है। ठीक है, और अगर ग्लोब पे देखें तो जैसे 179 हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मैप पे देखें तो इट बिकम्स 181। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज वहां पे दो एक्स्ट्रा और एड ऑन हो जाती हैं, और जब ग्लोब पे देखते हैं तो वो पॉइंट्स रहती हैं, दे आर नॉट द लाइंस, तो हम उन्हें पॉइंट के जैसे कंसीडर करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द मैप, तो वो ऐसे फैल जाता है मैप, तो वो पॉइंट्स ऐसे पिछड़ जाती हैं, राइट, ऐसे फैल जाती हैं। एंड नाउ दी पॉइंट्स आर नो मोर पॉइंट्स, और अब वो लाइंस हो गई हैं, सो द नंबर इंक्रीजेस टू 181। ठीक है, पर जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो तो 23.5 है, लेकिन जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है वो 66.5 डिग्री है। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें जो आपके स्टेटमेंट्स में आएंगी वो आपको ऐसे साइड में लिख लेना है। अपार्ट फ्रॉम इट, देखो, देख रहे हो आप किस तरह से स्टिकी नोट्स लगाए, पूरा का पूरा जो एस वेव है, जो हमारा पी वेव है, इट इज एंटायरली covered in this pink short note. I don't need to read the entire thing. ठीक है, 4 मार्क बना के लिख लो नीचे। ओनली पी वेव्स ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, और बाकी सब कैसे चलते हैं? एवरीथिंग डजंट गो पैरेलल, बाकी ट्रांसवर्स होते हैं, और सिर्फ पी वाला है जो पैरेलल चलता है, विच मीन्स कि ये कैसा वेव है? साउंड वेव की तरह चल रहा है, राइट, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स नहीं है, लाइट वेव जैसा काम नहीं कर रहा है। वैसे ही जैसे अर्थक्विक वेव्स है तो दो टाइप के हो गए, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव्स क्यों अकर होती हैं? क्योंकि एनर्जी निकलता है फोकस से। एक अर्थ के अंदर फोकस है, जहां से निकला एनर्जी ऊपर, जो पॉइंट ऊपर है वो एपिसेंटर हो गई, और जो एनर्जी निकला है उसे हम बॉडी वेव कह देंगे। उसके बाद बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करते हैं सरफेस रॉक्स के साथ, और फिर उत्पन्न होते हैं सरफेस waves. These are the exact lines of NCERTs, but I have simplified in such a manner that I can revise, read and recall in few minutes. ठीक है, फिर velocity of waves change होती रहती है डिफरेंट मटेरियल में, डेफिनेटली, है ना, और उसके बाद मटेरियल जितना ज्यादा डेंस होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी, और डायरेक्शन भी इसका मटेरियल के चेंज होने के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे सॉलिड है तो उसमें बैंड हो रहा है कि नहीं, लिक्विड में कितना बैंड हो रहा है, सॉलिड में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ये सारे फंडा। यहाँ भी देखोगे आपको फटाफट बॉडी वेव में जो पी वेव है और एस वेव दोनों का डिफरेंस बस इस इतने से पेज में पता चल जाएगा, एंड यू डोंट नीड टू रीड ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स। ये कब आएगा? जब आप पढ़ लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, खुद के नोट्स स्टिकी ऐसे ऐड ऑन कर लेंगे, तब। एक बार में नहीं आएगा, ये मेहनत वाला काम है। कोई शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों की कि एक ब्लिंक में याद हो जाए, ऐसा नहीं बता रही। मतलब दिस इज द कोर, द फंडामेंटल ऑफ एनी एस्पिरेंट हु इज सिटिंग इन एनडीए ये पीएफ। एक और चीज इंटरेस्टिंग मुझे एनसीईआरटीज के बारे में आपको ये बतानी है, that you can save your most of the time by skipping the things which are irrelevant as per the syllabus of the UPSC, as per the PYQs which are of least important, तो उसको आप ऐसे sideline कर देंगे। पता कैसे चलेगा? देखो, I was reading this chapter number 13 of NCERT, the name is water. And when I read multiple times and when I sit in multiple examinations, I encountered that few things and few subtopics are only relevant as per the examination. तो मेरी दिमाग चली कि भाई, why would I read again and again this all these areas जो कि आ ही नहीं रहा एग्जाम में, जो कि आएगा ही नहीं, just one just an introduction, और एक बार कोई बच्चा पढ़ता है उसे पता चल जाता है। So next time I am reading, I am not going to waste my time
रीडिंग ऑल दिस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, है ना, और अपने ब्रेन को भी पेन क्यों देना है बाय फीडिंग इट विद अननेसेसरी इनपुट डेटा एंड एवरीथिंग। तो मैं पेंसिल से यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। आई डोंट नो इफ दैट पेंसिल का क्रॉस इज विजिबल टू यू और नॉट, बट यस आई पुट इन अ क्रॉस। आई नो दैट द नेक्स्ट टाइम आई एम रिवाइजिंग it from my NCERT, I'm not going to pay attention to this section at least, and therefore I'm going to save my time, क्योंकि मेरे फेलो एस्पिरेंट्स या मेरे फेलो कॉम्पिटिटर्स पढ़ के अपना समय वेस्ट करने वाले, मैं अपना टाइम बचाऊंगी और एनर्जी इस जगह लगाऊंगी जो मैंने बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, क्या हाइट है, क्या डेप्थ है, कौन सी कंट्री है, वेरीज करता है डेप्थ तो क्या है, कौन से सेडिमेंट्स है, कौन से फॉसिल फ्यूल्स है, वगैरह वगैरह। अब इसको ना ऐसे पलटाओगे तो पीछे एक और दिख रहा है, ऑरेंज कलर का पेज लगा रखा है। Now these are just two sticky notes which cover the major portion, the main chunk of this chapter. Even if I'm not reading the entire chapter, I'll just go through these notes and I'm good to go with it. ये है एक हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन, कि पहले आपने हार्डवर्क किया एंड देन यू बिकेम सो स्मार्ट दैट यू टर्न्ड योर हार्डवर्क इनटू स्मार्ट वर्क। ठीक है, ये बहुत काम आएगा, सीख जाओ। छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर बढ़ जाएंगे जीएस, पहले बता रही हूँ। The other thing which you have to do in NCERT is this, ये देखो भाई, and now this is a P by Q of NDA also, CDS also, CAPF also। इस बार का ही पेपर उलट के देख लो ना, 2 से 3 क्वेश्चन तो इन्हीं पेजेस में से जो मेरे स्टिकी नोट्स हैं उनसे ही आए हैं। मैं ये नहीं क्लेम कर रही हूँ कि मेरे यहाँ से आए, मैंने खुद एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, विच मीन्स एनसीईआरटी से आए हैं। ये बात गांठ बांध लो मन में कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, या उसमें जो फंडे दिए हुए हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उसी बेसिस पे आते हैं। अब देखो, मैंने एक स्टिकी नोट चिपकाया पिंक कलर का, इत्तू से एरिया को किस तरह से स्मार्टली यूटिलाइज किया है, अब ये पढ़ के सुना। इसमें मैंने 3 चीजें इंक्लूड की है, 3 सेक्शन बनाए हैं मैंने, ऐसा है ये 3 लाइन। मैंने पहले वाली में लिखा है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं। मैंने दूसरे सेगमेंट में लिखा है कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो अर्थ पे मिलते हैं। अर्थ पे मिलना और अर्थ के क्रस्ट पे मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं, आपको ये तब समझ में आएगी जब आपने पढ़ाई करी हो। तीसरी कैटेगरी ये है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तीनों की कैटेगरी मैंने अलग अलग एनसीईआरटी के अलग अलग डेटा से उठाया है, एक जगह क्लब करके रख दिया है, ताकि मेरे सहूलियत के हिसाब से ये अच्छी बने रहे, मुझे क्विकली याद हो जाए जब मैं रिवीजन करूं। और ये पीवाईक्यू है तो ऑब्वियसली पढ़ना तो था ही। तो मैंने ट्रिक बना दी है ओ साई, OSAI साई, CS वाले PM, है ना, ओ साई CS वाले PM। नाउ इतना सा ट्रिक मेरे को हमेशा याद रहता है एग्जाम में, और जैसे मैं ऑप्शन देखती हूँ कि O फॉर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और लास्ट में मैग्नीशियम, ये ओ साई CS वाले PM तो हो गया यार, पूरे के पूरे रटने की जरूरत ही नहीं है। This is what I talk about. This is the technique to boost your scores in the GS section of your and CDS. The second में भी iOS प्लेटफॉर्म होता है और MNST में काम करते हैं मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनी, है ना, MNS मल्टीनेशनल कंपनी, और iOS प्लेटफॉर्म तो सब यूज करते हैं। लो भाई याद हो गया, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर और टाइटेनियम। लास्ट एक और बताऊंगी कैसे ट्रिक्स है। नो एसी, भाई घर में कोई एसी नहीं, नो एसी। नो एसी वाली ट्रिक मैं बता रही थी, यहाँ देखो, चुपचाप लाइन से ऐसे लिख देना है कि नो एसी, मतलब हमारे घर में एसी है ही नहीं, नो एसी। नो एसी से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हमारे अलग अलग ये जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। तो ये ट्रिक हो गई। अब इतना सारा इंफॉर्मेशन मैंने इतू से पेज में क्लब कर दिया, ये इंपॉर्टेंट भी था, है ना, मिस ऑन भी नहीं कर सकते इसको, तो ये हो गया। अब इसके अलावा दूसरा नीचे का स्टिकी नोट देखोगे तो ये कितना कंफ्यूजन होता है कि बैथोलिथ क्या है, लेकोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है और फेकोलिथ क्या है।
बस वो पूरी की पूरी राम कहानी छोड़ दो, एक अपनी स्टिकी नोट ऐसी बना लो, यहाँ पे लिख लो उनकी जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं कि भाई ये ना सबसे लार्जेस्ट है, ये नीचे पाया जाता है, जो लैको वाला है वो डोम शेप का होता है, जो लोपो वाला होता है वो सॉसर शेप का होता है, और जो फेको वाला है वो बहुत फेंकता है तो माहौल इसका वेवी रहता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो अपने ट्रिक्स लगा करके, अपनी एनसीईआरटी के मार्जिन्स को, खाली पेजेस को यूटिलाइज करके। ऊपर की मार्जिन्स भी नहीं छोड़नी है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश करती हूँ जब भी मैं ये सिखाती हूँ कि एनसीईआरटी को आपको कैसे सही तरीके से पढ़ना है। फिर आगे 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन करनी है मुझे। देखो, इसमें देखो, ये नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या ईस्ट से वेस्ट में, जो भी कम्युनिटीज़ है, मीशी है, ठीक है, और निशमी है, कौन कौन सी ट्राइब्स है, मिशमी ट्राइब्स हो गई, ये कैसी है ना, अभोर हो गई, कौन कौन सी है, वो ऐसे लाइन से आपको करना है, ठीक है। और ड्राइंग्स ऐसे बना के रखनी है कि कभी बोलते हैं ना कि इसके नॉर्थ में या इसके साउथ में ये पहाड़ है, ये रेंज है, तो इस तरह से आप ऐसे ड्राइंग्स बना के रखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से। साइड में आप यूटिलाइज करेंगे, अगेन ये वाला तो मैंने पहले भी आपको बताया है। और एक और चीज़ मुझे ये ऐड ऑन करनी है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस पीछे एनसीईआरटीज़ में दी हैं, आप प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं करेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक सवाल अपने आप में ही PYQs है। आपको ये तब पता चलेगा जब आप मल्टीपल एग्जाम्स में बैठ जाओगे, जब मल्टीपल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद टैकल करोगे, तब ये सारा क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कर लिया है तो मैं पर्सनली ये भी रेकमेंड करूंगी, ये वाला पोर्शन जो डिस्क्रिप्टिव वाला है ये भी आप कवर करो, तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद और लग जाएगा। चांद ही नहीं, सितारे, प्लैनेट्स, जुपिटर वुपिटर सब लग जाएंगे, ठीक है। ये कर लेना। इसके अलावा आपको और एनसीईआरटीज़ में क्या पढ़ना है, एक और चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी थी, कहाँ चला गया, हाँ, मुझे ये बताना है कि जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जो मार्जिन्स में आपको लिखना है, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीएस में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदी मीडियम वाले हो, आपके इक्वली उतने ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जैसे मैं तो सारी चीज़ें हिंदी में लिख देती हूँ, चाहे मैं भोजपुरी में लिख रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है और जिसे मैं ज़्यादा दिन तक रिटेन कर सकती हूँ, कोई भी फनी ट्रिक लगा रही हूँ अपनी और साइड में लिख रही हूँ। तो आप भी जिस स्टेट के हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, उस देसी लैंग्वेज में लिखेंगे। while रीडिंग दी एनसीईआरटी ऐसा फील आना चाहिए कि ये आपकी बुक है, यू शुड ओन योर ओन एनसीईआरटीज। ये नहीं किया तो तैयारी में और क्या ही किया, ठीक है। आई होप आई हैव इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स। मैंने हाइलाइटर बता दिया, स्टिकी नोट्स बता दिया, साइड में मार्जिन्स में कैसे लिखने वो ये ट्रिक्स बता दिए। इसके अलावा मैंने ये बता दिया कि रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करना है, पेंसिल्स का इस्तेमाल करना है, और इस तरह से आप अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकते हो। बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग और कोई सब्जेक्ट और कोई टॉपिक, यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट योर डाउट्स बिलो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हैंडल इट, टैकल इट पर्सनली। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।